प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे और साहित्य प्रेमियों का अभिनंदन है। प्रेमचंद जयंती के क्रम में आज यह 7वीं कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। हमारे इस पटल पर जुड़े हुए देहरादून से आदरणीय दीदी भारती पांडे जी और पिथौरागढ़ से डॉक्टर मनीषा पांडे जी, अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल पंत जी, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी, चंपावत से डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी, हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाशन तिवाड़ी जी और देहरादून से जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आप सबका चरण वंदन नमन अभिनंदन है। आज इस कथा का वाचन करने जा रहे हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी अल्मोड़ा से और सुंदर समीक्षा के लिए मेरा आग्रह होगा डॉक्टर तिलकराज जोशी जी से। और इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में एक अमर रचना है जो अपनी सादगी, गहरे सामाजिक संदेश और मानवीय संवेदनाओं को बड़े सुंदर ढंग से हमारे आँखों के सामने उतार देती है। यह दो बैलों की कथा जिसमें हीरा और मोती बैल होते हैं, उनके माध्यम से मानव स्वभाव, स्वतंत्रता की चाह और सामाजिक व्यवस्था की विडंबनाओं को उजागर करती है कहानी। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने विशेष शैली, यथार्थवादी चित्रण, सामाजिक आलोचना और हास्य व्यंग का समावेश कर इस कहानी को उत्कृष्ट बनाया है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की उन रचनाओं में से एक है जो अपनी सादगी और गहनता के कारण पाठकों के बीच लोकप्रिय है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है बल्कि समाज के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि को भी प्रदान करती है। प्रेमचंद ने पशुओं के माध्यम से मानव जीवन की जटिलताओं को उजागर करके साहित्य में एक अनूठा योगदान दिया है। यह कहानी हर उस पाठक के लिए प्रेरणादायी है जो साहित्य में यथार्थ, संवेदना और सामाजिक चेतना की खोज करता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि झूरी नामक किसान के दो बैल, जिसमें हीरा और मोती के इर्द गिर्द जो कहानी होती है, जो मेहनती, आज्ञाकारी और एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। तो झूरी की पत्नी के भाई द्वारा बैलों को ले जाने के बाद उनकी मुसीबतें शुरू होती हैं और बैलों को नए मालिक का अत्याचार सहना पड़ता है और वे स्वतंत्रता की खोज में भाग जाते हैं। यह कहानी उनके संघर्ष, आपसी भाईचारे और अंततः झूरी के पास वापसी की यात्रा को दर्शाते हैं। यह कहानी सतही तौर पर पशुओं की कहानी प्रतीत होती है, लेकिन यह मानव समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती है। प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं, स्वतंत्रता की चाह, वफादारी, मित्रता और अन्याय के प्रति प्रतिरोध, इन भावों को चित्रित किया गया है। और हीरा मोती के चरित्र मानव जैसे गुणों से युक्त हैं जो पाठक को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसान और पशु की भावनाओं में वास्तव में कोई अंतर है। और यह कहानी सामाजिक और आर्थिक शोषण पर भी तीखा व्यंग करती है। नए मालिक का बैलों के प्रति क्रूर व्यवहार और उनकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश उस समय की सामंती और पूंजीवाद समाज के शोषण की प्रक्रिया को दर्शाती है। साथ ही बैलों का विद्रोह और स्वतंत्रता की खोज भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक के रूप में भी देखी जा सकती है। तो आइए यह कहानी दो बैलों की कथा, आज इस कहानी का वाचन करेंगे डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। मैं अनुरोध के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह इस कहानी का वाचन कर हम सबको कृतार्थ करेंगे। अभिनंदन है, सबका स्वागत है, सबको प्रणाम है। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पर सभी को प्रणाम। और कहानी का जो सार था और उसकी समीक्षा थी वो मोहनदा ने प्रस्तुत कर दी है।
और कहानी के अब उसके जो बीच में कई कई ऐसे तत्व आते हैं जो कि बड़े गूढ़ हैं, जिनसे कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसकी समीक्षा वो करते हैं। उन बिंदुओं को वो करने के लिए भी कहानी का वाचन करेंगे। और जैसा कि कहा गया, ये मानवीकरण सा कर रखा है बैलों का, उसको बैलों के माध्यम से, जैसे वो प्राचीन समय में कुछ कहानियां और कुछ ऐसी लिखी जाती है कि राजा लोग और उनके न्याय अन्याय को दर्शाने के लिए लेखक कवि सीधे नहीं कह पाते थे, तो जानवरों को पशुओं के माध्यम से चित्रण करते थे। जैसे शेर, जंगल का राजा, शेर और खरगोश की कथा, इस प्रकार से कई चीज के, तो वैसे बैलों के माध्यम से उस समय के सामंती व्यवस्था को, उस समय के अंग्रेजों को का जो अत्याचार है, उससे बाहर निकलने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप में लिखी गई है। तो बैल तो प्रतीक है, और अपने स्वतंत्रता के लिए कैसे वो संघर्षशील है। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी ने एक बार युधिष्ठिर को ललकारा था कि तुमसे अच्छी तो पैर की धूल है जो ठोकर लगने पर सिर पर आ लगती है, और तुम तो वो भी नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं। तो ऐसे तो वो चीज है कि अपने जो वह अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे आना है, स्वयं अपने लिए मार्ग बनाना है, तो उसकी एक इसमें झलकी दिखती है। मैं इसका वाचन प्रारंभ करता हूँ। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ करना कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न सुना होगा न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी चाहे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। वह शाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ का भी प्रयोग है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव, आत्मीयता के भाव से।
जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, फिर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय एक ही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। संयोग की बात थी, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता और काम काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुम हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा उड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे हैं और दोनों की आंखें विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, तो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बद्दुओं की तरफ बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए।
बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? वे मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुराकर डाला। ना 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 दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बालों को खली चुनी, सब कुछ दी। बैलों को होना चाहिए, गलत इसमें हो। अपने दोनों बैलों को खली चुनी दी, सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था। इसकी उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ती पड़ी, आहत सम्मान की वृथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही भल मनसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिकाओं ने दो रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे।
सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने माथे पर उसने उनके माथे सहलाए और बोली, बोल देती हूँ चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ओ दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है, राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आट लेते रहे थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछल कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यह है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ा है। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसके दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चों को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी।
अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक मिला पड़ा था कि सारा जीवन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इस बूते पर अटक अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उद्दंड देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए। जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ दे जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो लाओ, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी तो फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? क्षमा कीजिए। एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं पड़ा रहने दो, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधना पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब
अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। पर इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों की कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगता। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वह कौन है, क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों उस मित्र दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं है कि दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई थी। आह, यह लो, यह अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। न जाने यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थाने पर चलो, थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। एक मिनट क्षमा कीजिएगा, मैं बैटरी थोड़ा सा वो हो रही है, लगा लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वो यहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। मैं तो समझता हूं चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है।
जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ा हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, वो उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी आई, उसने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। धन्यवाद। इसमें जरा ये जहां से मैंने निकाली नेट से, तो उसमें कई कई चीजें गलत लिखी हुई, तो जो बीच में वो हो जाता में होता है। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर वाचन, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर निर्मलपन जी। यह सुंदर कहानी हमारे अमर कथाकार प्रेमचंद जी का है, कि यह कृति है। इन्होंने हीरा और मोती के माध्यम से मानवीय गुणों से युक्त करके इस कहानी को जीवंत बना दिया। जहाँ हीरा शांत स्वभाव का है, समझदार है, धैर्यवान स्वभाव का है, वैसे ही फिर मोती जो है वह उत्साही है, थोड़ा आवेगी चरित्र है और आपसी पूरकता को देखिए दर्शाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम और वफादारी का पाठ हमारे श्रोताओं को दिलाते हैं, यह अनुभूति। और इसमें जो झूरी है मानव पात्र, उनका साला, वो सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन बैलों की तुलना में ये बहुत गौण होते हैं। आइए, इस कहानी में हमने देखा कि हास्य और व्यंग्य का पुट भी है और बैलों के बीच बातचीत है, मानव पशु की तुलना है। इससे कहानी को रोचकता मिलती है और प्रेमचंद जी का यह यथार्थवादी चित्रण, नैतिक संदेश इस कहानी को गहनता प्रदान करता है और पाठक को सोचने के लिए विवश करता है। आइए, इस पर एक समीक्षा के लिए मैं डॉक्टर तिलकराज जी को निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो प्रकाश करेंगे अपनी बात रखते हुए। प्रणाम। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर को हम दोनों का ताज प्रणाम। दो बैलों की कथा जो हमारे डॉक्टर निर्मल पंजी ने जिसका वाचन किया, तो उनके वाचन से इसमें चार चांद लग गए। बहुत अच्छे ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा वाचन हुआ और बड़ा आनंद आया सुनकर। और इसमें जो विशेषता मिली मुझे, उसके विषय में मैं बतलाते जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेमचंद जी ने शुरुआत जब की है तो गधे के माध्यम से यह बतलाने की चेष्टा की है कि सीधे व्यक्ति का, सीधे समाज का, सीधे लोगों का समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। उसे प्रायः गधा, बेवकूफ, पिछड़ा
या पिछड़ा समाज कहते हैं। तो ऐसा कहने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होता है। तो गधा सीधापन गधा के लिए हो जाता है। तो गधा एकदम शांत स्वभाव का प्राणी होता है, इसीलिए शायद उसे मूर्ख समझा जाता है। तो इसी संदर्भ में प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ी बात कही कि इस सीधेपन का असर इतना होता है कि व्यक्ति को भी जानवर समझने लग जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति है, सीधा है, तो उसे जानवर समझने लग जाता है, उससे जानवर की तरह से व्यवहार किया जाता है। तो हम इसको अपने समाज में भी देखते हैं, अपने समाज में भी हम देखते हैं कि जो अत्यंत समाज होगा और उसका शारीरिक शोषण भी किया जाएगा, मानसिक शोषण भी किया जाता है। और हम अपने विजयी समझते अपने को। तो उन्होंने अपने यहाँ की न कहकर अमेरिका और अफ्रीका का उदाहरण दिया कि अमेरिका और अफ्रीका में भारतवासियों को की स्थिति क्या है, इसे किसी से छिपी नहीं है। और महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में इसीलिए आंदोलन किया कि वहाँ भारतीयों को मनुष्य नहीं समझा जाता था, काले गोरे का ये भेद था। तो वही बात प्रेमचंद जी ने बतलाई है कि अफ्रीका में और अमेरिका में भारतवंशियों का यही हाल था। मतलब उनको अमेरिका में उन्होंने अमेरिका तो छोड़िए, उन्होंने भारतवर्ष में भी कुछ स्थान ऐसे थे जहां भारतीयों को आने नहीं दिया जाता था। नैनीताल में ही है, ठंडी रोड में ही लोग जा पाते थे, इधर जो मुख्य रोड है उसमें भारतीय नहीं जा पा सकते थे। तो इस तरह से मंसूरी में भी इस तरह की बातें थी। तो ये सब कुछ हमारे शांत स्वभाव का कारण रहा है। तो ये उन्होंने शुरुआती उसमें कहा तो बड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि बैल का नंबर आता है, बैल दूसरे नंबर में उन्होंने रखा। और इसीलिए सीधे साधा व्यक्ति को भी बैल की उपाधि दी जाती है। तो इसमें मानवीकरण बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। मानवीकरण द्वारा प्रेमचंद जी ने बैलों का अद्भुत कथा का सृजन किया है। और जैसा कि हमारे जोशी जी ने बहुत कुछ बातें जो मैं कहना चाह रहा था वो कह दिया है। इसमें हास्य व्यंग का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। और जैसे बैल के लिए उन्होंने लिखा है बछिया का ताऊ, प्रेमचंद जी ने कहानी में आता है गधे को ऋषि मुनियों से तुलना करते हुए उनका ज्ञानी समदर्शी और बीतरागी बताना, ये हास्य का पुट भी है इसमें। गधे को मतलब हमारे ऋषि मुनियों से साथ ज्ञानी समदर्शी और बीतरागी बताना, ये इसमें हास्य भी है, व्यंग भी है। तो इसी तरह से बैल को गधे के से कम बतलाना, इसमें भी हास्य का पुट है। तो मानवीकरण के साथ साथ इसमें हास्य है का हुआ है। तो किसी का चौधरी जी माइक खुला है, चौधरी जी का, चौधरी जी माइक बंद कर लीजिएगा। किसका माइक? हाँ, माइक अपना बंद कर दीजिए। चौधरी जी माइक बंद कर लीजिएगा, माइक खुला है आपका। तो बैलों के में दो बैल जो हैं हीरा और मोती नाम के हैं। हीरा को जो दिखलाया है प्रेमचंद जी ने अत्यंत सहनशील दिखलाया है, कर्तव्य परायण दिखलाया है। और उसको उसकी एक विशेषता ये उसमें सयानापन बतलाया है। उसे सयानापन भी उसमें है, नीति धर्म को जानने वाला है और नैतिकता उसमें कूट कूट कर भरी है, जो कि बार बार दिखाई देता है। जैसे किसी स्त्री को नहीं मारना चाहिए, वो कहता है ये मनुष्य करते हैं तो करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब बड़ा अच्छा लगा व्यंग है ये मनुष्य पर कि मनुष्य करे तो करें, हम नहीं करेंगे। जानवर बैल कह रहा है कि ये मनुष्य कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, किसी महिला पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। इसी तरह से
वह मोती क्रोधित होता है तो कई बार उसको वो रोकता है। वो उसके जब वो ले जाता है भूरे का साला गया, उसे ले जाते हैं, उन्हें ले जाता तो वो सोचता है कि मैं गिरा दूं इनको, लेकिन मोती हीरा उसे रोक लेता है। हीरा अपनी ताकत से के बल पर उस गड्ढे से उसको मैं जाने नहीं देता है। तो इस तरह की नैतिकता उसमें है। मोती क्रोधी स्वभाव का है, क्यों है कि उत्साह अधिक है उसमें, उत्साही है, यूं कहेंगे क्रोधीन है करके, जैसा हमारे मोहन जोशी जी ने भी कहा कि उत्साही अधिक है। तो उत्साही होने से उसमें क्रोध भी प्रकट हो जाता है। तो अन्याय का प्रतिकार करना चाहता है, वो अन्याय का प्रतिकार करना चाहता है, यानी वो उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी है। वो अपने हीरा की तरह से नहीं है, बिल्कुल यथार्थवादी उसका दृष्टिकोण है। इसलिए वह विधि निषेधों को कम मानना चाहता है, विधि निषेधों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। वह सोचता है कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हमें अपना एक्शन करना चाहिए। अच्छा, भूरे की पत्नी जो है उसका भी जो चरित्र आया है बड़ा सुंदर आया है। उसने एक ही जगह जो दिया है तो उसमें पूरा उसका पूरा आ जाता है। जब बैलों को बैल उसके भाई ले जाते हैं, वो वापिस आ जाते हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि क्योंकि इसमें पत्नी का मतलब किसी भी महिला का मायके के प्रति कितना स्नेह होता है ये प्रकट हो गया आता है, ये सामने को आता है कि उसका अपने मायके के प्रति इतना मोह है कि ये जाता तो जोत आते कुछ करता तो खाता पीता है, तो यहाँ बैठे रहता है, वहां जाकर काम नहीं किया ऐसा। तो और उसका पति जो है उसे गुस्सा आता है क्योंकि वह अपने बैल के विरुद्ध में कुछ सुनना नहीं चाहता है। तो वो कहता है नहीं, जब खाना ही नहीं दिया होगा तो वो क्या करते, उन्होंने तो आना ही चाहिए। तो इस तरह दोनों में कहासुनी होने लग जाती है, दोनों में तू मैं होने लग जाती है। तो बड़ा सुंदर वर्णन पति पत्नी में जो स्वाभाविक होता है, जो स्वाभाविक होता है पति पत्नी में प्राय इस तरह की घटनाएं हो जाती है। और मायके को लेकर बहुत अधिक हो जाती है, मायके और ससुराल को लेकर बहुत अधिक हो जाती है। पत्नी ने कभी बाई चांस अपने उसके भाई लोगों के लिए कुछ कह दिया तो पुरुष बड़ा फैल जाता है, तू मेरे भाइयों को ऐसा कहती है करके। और पत्नी के पक्ष में कहीं इस तरह का हो गया तो वो वहां पर पत्नी फैल जाती है। तो ये हमारे प्रेमचंद जी की ये मतलब पूरा बिंब आ जाता है उससे। हमारी कहानी जो है, उनकी जो कहानी है वो बिल्कुल यथार्थ पर लगती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही घटनाएं हो रही हैं। तो हीरा का देखिएगा कर्तव्य बोध, मैंने जैसा कहा कि बहुत है, तो वो कहता है उसने कहा कि हमें मार पड़ेगी। मोती कहता है कि अगर भागेंगे नहीं तो मार पड़ेगी। तो हीरा कहता है बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही पड़ेगी भाई। जन्म लिया। ये एक गरीब स्थिति का जो हमारे इसे सामाजिक संदर्भ में देखें, ये बैल की संदर्भ में नहीं, इसे हम अपने समाज के दृष्टि में देखें तो समाज में भी हम देखते हैं कि गरीब आदमी जब इस तरह की बातें करता है तो उनको भी कहते हैं कि हमें तो हमारा तो जीवन ही ऐसा है। जैसे मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी मजदूरी करता है, उसको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है या कम तनख्वाह मिलती है या उसकी स्थिति कमजोर होती है, तो वो प्राय कहता है यार हमारा तो भाग्य ऐसा हो, हमने तो रोजाना अपने को घोट घोट कर ही तो अपने को जी जान को लगाकर ही तो खाना है, हमारी तो तकदीर ही ऐसी है। ये प्रेमचंद जी ने ये बैल के माध्यम से हमारे समाज के गरीब तबकों का वर्णन कर दिया है। मतलब है बैलों की कहानी, लेकिन इसमें हमारे समाज की कहानी हो रही है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। इसमें एक लड़की आती है, बहनों की लड़की है, वे उसकी माँ मर गई है, उसकी माँ मर गई है। तो और उस सौतेली माँ है, सौतेली माँ उसको खूब पीटती है, धमकाती है, खाना भी कम देती है। तो उसे पता है भूख क्या होती है और अनावश्यक मार जो होता है उसका अपमान कितना होता है, क्या होता है। तो उसे बड़ी कुंठाग्रस्त होती है जब उन दोनों बैलों को गया जब अपने घर में ले जाता है और वहां पर उसको मार वार पड़ती है बैलों को, तो उसे बड़ी, और उसको खाना ढंग से नहीं दिया
दिया जा रहा बैलों को, तो उसे बड़ी दया आती है। वो अपने हिस्से से 2 रोटी लाकर एक बैलों को दे जाती है, एक रोटी। उनसे भूख तो क्या मिलता है, लेकिन उनकी तृप्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा है तृप्ति। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। ये इसी तृप्ति का ही एक भाव है कि जब हमें सम्मान से कुछ चीज मिलता है तो उससे हमारी तृप्ति हो जाती है, बैल तृप्त हो जाते हैं उतने एक कौर से, एक एक रोटी से मिलने से भी। तो तृप्ति का जो वो और अधिक उजागर होकर सामने आता है कि आदमी को अगर ये परिस्थिति में गुजरा है कोई, तो उसे निश्चित ही दया आएगी अत्याचार और अन्याय पर। तो इस तरह से इस कहानी में एक बात जो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है, वो यह है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। दोनों बैलों का हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ है। हर प्राणी स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहता है, और यह कुछ भी करने को तैयार रहता है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे। हीरा और मोती, उनका ये धारणा भी बनती है कभी कि मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कम से कम इस बवाल से तो हम छूटेंगे। तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इस कहानी का बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ संदेश है हम लोगों किसी के लिए भी, कि हमें स्वतंत्रता, न किसी की स्वतंत्रता छीननी चाहिए, न अपनी स्वतंत्रता को सामान्य ढंग से सरलता से खो देना चाहिए। तो के प्रति संघर्ष, ये भी इससे सीख मिलती है। अगला चीज इससे है कि अत्याचार के विरुद्ध आक्रोश और विद्रोह होना स्वाभाविक है। और एक बात और पता चलती है, बार बार बैल जैसे बैल ने कहा कि हम मनुष्य पति, हमें अपने नीति को, नियम को नहीं छोड़ना चाहिए, हम सिद्धांत को नहीं छोड़ना चाहिए, मनुष्य को छोड़ता है तो छोड़े। तो इससे एक बात आती है कि मनुष्य में निश्चित रूप से संवेदनशीलता घट रही है। इसे हमारे कहानी सम्राट प्रेमचंद ने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। उस समय 100 साल पहले भी जो मानवीय संवेदनशीलता घट रही थी, उस पर उनको बड़ा कष्ट होता था। इसलिए उन्होंने बैल के माध्यम से कह दिया कि मैं मनुष्य जो कि इस तरह का अत्याचार कर लूं। देखेगा, इससे बड़ा व्यंग, इससे बड़ा आक्रोश शायद कोई लेखक व्यक्त नहीं कर सकता है। बिना गाली दिए उन्होंने गाली दे दी है साहब, ये इसे मानिएगा। बिना गाली दिए उन्होंने मनुष्य को गाली दे दी है जो संवेदनशील नहीं है। तो इसमें मित्रता की पराकाष्ठा है। मित्रता की पराकाष्ठा देखेगा, वे साथ साथ खाते हैं, प्यार करते हैं, छींगे भी लड़ाते हैं। और छींग लड़ाने के संदर्भ में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि जब भी हम दोस्ती करते तो एक दूसरे के पीठ में जोर से धौल मारते हैं। बीएससी में हम पढ़ते थे तो अरे इतने जोर जोर से मारते थे कि ओइजा कहता था, तो तब मजा आता था जब दोस्त आइजा कहेगा। ओइजा नहीं कहा तो लगता था कि मैंने कब मारा, ये नहीं सोचते थे कि बेचारा बेहोश भी होगा करके। तो उसने दोस्ती, अब हर किसी को नहीं मारा जाता था, जिससे अधिक दोस्ती होगी उसके पीठ में ऐसे धप मारते थे। कई धप मैंने भी खाए हैं, कभी कई को धप भी खिलाए हैं। जब बीएससी हम करते थे अल्मोड़े की, वे सब बातें याद आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे दोस्ती पक्की होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में जब ये न हो तो फिर तो वो दोस्ती नीरस जैसा हो जाता। बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो मित्रता की पराकाष्ठा जो है इसमें बतलाई गई है। तो इसमें देखो, बोझ तक वो अपना हटाना चाहता है। हीरा और मोती सोचते हैं जिस समय उनको जोता जाता है या कोई चीज से कर देता तो हीरा अपने कंधे को थोड़ा नीचे कर देता है या मोती नीचे कर देगा ताकि भार उसके ऊपर अधिक आए। तो बड़ी सुंदर दोस्ती की पराकाष्ठा इस तरह से बतलाई है। बड़ा अच्छा ये मुझे लगा। तो इसके अलावा इसमें मुहावरों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, जैसे बगलें झांकना, जान हथेली पर लेना, उस्ताद होना, बेदम होना, जीवन के लाले पड़ना, अकड़ निकल जाना, रशीद करना और देह में जान न रहना। ये सब ये चीज है
ये चीजें जो है सब ये सब बातें ये बतलाती हैं कि इसमें मुहावरा का बहुत अच्छा प्रयोग है। मेरे अभी अभी भतीजे लोग आ गए हैं और मेरा ये लगभग पूरा भी हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा अब हट रहा हूँ और मेरी समीक्षा पूरी हो गई है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। मैं अपने बच्चों से मिलता हूँ। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आदरणीय तिलकराज जोशी जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर समीक्षा के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर तिलकराज जी का, सुंदर वाचन के लिए डॉक्टर निर्मल पंत जी का। इस कहानी को हम तक पहुँचाने के लिए बहुत ही आनंद आ गया। बहुत पहले यह कहानी पढ़ी थी, आज दोबारा हमारे संज्ञान में पूरी ये दृश्य आ गया इस पूरी पाठ के माध्यम से। और इस कहानी का जहाँ तक हम आज के संदर्भ में देखें तो बहुत ही प्रासंगिक कहानी है, क्योंकि स्वतंत्रता, शोषण और मानवीय मूल्यों जैसे सार्वभौमिक विषयों को छूती है। हीरा और मोती का संघर्ष आज के संदर्भ में उन लोगों की कहानी बन जाता है जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और प्रेमचंद ने इन पशुओं के माध्यम से मानव समाज की कमियों को उजागर करके यह दिखाया है कि संवेदना और नैतिकता किसी प्रजाति की मोहताज नहीं होती है। और अगर हम वैसे देखें इसमें तो पात्रों की दृष्टि से देखें तो इसमें मुख्य पात्र और गौण पात्र मिला करके कुल 9 पात्र हैं, जिनमें हीरा और मोती बैल हैं, झूरी बैलों का मालिक है, साधारण किसान, और झूरी की पत्नी है वो सहधर्मिणी है जो अपने भाई को बैल देने के लिए निर्णय देती है। और गया है, गया झूरी का साला है, पत्नी का भाई, जो बैलों को अपने घर ले जाता है। और गया की पत्नी है बैलों के साथ क्रूर व्यवहार करने वाली एक पात्र है। इसमें एक पंडित है वो जो व्यक्ति को बैलों को पकड़कर बेचने की कोशिश करता है। एक निर्जयी है जो व्यक्ति को, जिसके पास बैल बंधे रहते हैं, जो उन्हें छुड़ाने में मदद करता है। और सिपाही है जो कहानी में एक छोटी भूमिका में है, जो बैलों को पकड़ने की कोशिश करता है। और इसमें हीरा मोती कहानी के केंद्र में है और मानव पात्र जो है उस कहानी को सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इसमें देखें। और अगर शब्दों के हिसाब से इसको देखा जाए तो कुछ देशज शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें बैल है जो खेती बाड़ी में उपयोग होता है। जोतना शब्द आया खेत में हल चलाने के लिए। खली शब्द आया जो पशुओं को खिलाया जाता है, एक चारा। और विशेष रूप से जो तिलहन प्रजाति के उसमें जो एक अवशेष होता है उसको खली बोलते हैं। और खूंटा शब्द आया है, खूंटा एक खंबा है जिससे पशु को बांधा जाता है। गाड़ीवान आया जो बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति है। साला है जो पत्नी का भाई है। नकेल है जो पशुओं के मुंह में डाली जाने वाली एक रस्सी या लगाम है। और चौपाल है गांव में सामुदायिक एक जो सभा का स्थान है। इसके साथ ही भूसा आया जो खिलाए जाने वाले एक सूखा चारा है। गोबर है पशुओं का मल। पगहा शब्द आया पशु को बांधने की रस्सी, जिसको हम गयों बोलते हैं अपने भाषा में। ये कांजी हाउस आया। कांजी हाउस जो है वो बेसहारा पशुओं को रखे जाने वाला स्थान है। और इसमें कई मुहावरों का प्रयोग हुआ है, लोकोक्ति। इसमें नाक में दम करना है, अंधे के हाथ बटेर लगना, पैरों में बेड़िया पड़ना, ऐसे ही बैलों की स्थिति को दर्शाती है। गले की हड्डी बनना है और दिन रात एक करना, आंखों में धूल झोंकना, सींग पर लगाम न बांधना। इस तरह के इसमें कुछ प्रयोग हुए हैं। तो आइए इस परिप्रेक्ष्य में अपने अपने मत होते हैं। कहानी को सब लोग अपने अपने स्तर से देखते हैं, सुनते हैं और उसकी जो पृष्ठभूमि है कथा की, उसका अपने स्तर से आकलन करते हैं। हमारे बीच इस पटल पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। डॉक्टर भगवती दीदी हैं, शोभा दीदी हैं, भारती दीदी इस पटल पर हैं। हमारे आदरणीय हसमुख जी हैं, लता जी हैं, खिलानंद बिजलवान जी हैं, सुनीता ध्यानी जी हैं उत्तरकाशी से, और आदरणीय दिनेश भट्ट जी हैं, शायद दिनेश पांडे जी भी होंगे, और प्रकाश चंद तिवारी जी हैं, डॉक्टर BS कालाकोटे जी हैं। सब लोग हैं। अब क्योंकि समय हमारे पास कम है
तो अपनी अपनी बात क्रमशः अगर रख देंगे जितना भी वो जो उनको लगा है। मैं अपने बैलों के संदर्भ में कहूँ, बचपन में हमारे खैर और प्यार 2 बैल हुआ करते थे। खैर और प्यार में बहुत, वास्तव में मेरे बहुत प्यारे बैल रहे। मेरा बचपन उन बैलों को चराने में गुजरा है। हमारे यहाँ बणीधार और काठनौई ये स्थान है। फिर उस समय मौसार हुई करती थी। मौसार का मतलब है फसल कट जाने के बाद पूरे खुले रूप से चराते थे हम बैलों को। तो पूरे गांव के बैल इकट्ठा होते थे, उनके बीच में लड़ाई भी होती थी, ग्वालों के बीच में भी गुत्थम गुत्था हो जाती थी, कभी बैलों को लड़वाते थे। तो एक आनंद का क्षण होता था। और हमारे ताऊ जी, जो हमारे पिताजी तो 36 साल मुंबई में रहे, लेकिन ताऊ जी के संरक्षण में हम लोग रहे। और ताऊ जी बैलों को बहुत प्यार करते थे, और बैलों को आवाज़ लगाते थे तो 1 किलोमीटर आगे से आवाज़ लगाते थे खेतों में, शहरी से। वो ल प्यारा ल खैरा कहेंगे तो सीधे आ जाते थे बैल। और वो जब मुझे याद है कि वो केमो स्टेशन में वहाँ पर लड्डू बनाते थे हिम्मत सिंह जी की दुकान में, तो वहाँ पर वो लड्डू खिलाते थे काउंटर से। बैलों को उनके पीछे आ जाते थे। इतने मानवीय संवेदनाएं पशुओं के अंतर्गत होती हैं। हाँ सर, मैंने आपकी किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर दी थी कि आपको इतनी जानकारी कैसे है वो कृषि के विषय में, जानवर के विषय में, किसी की कविता के विषय में। तो आपने कहा था मैं तो जन्म भर इन्हीं के साथ रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने कहा मैं तो दंग रह गया हूँ कि आपने छोटी छोटी माइन्यूट बातें भी लिखी हैं करके। नहीं, ये बहुत मतलब जानवरों के साथ वो बड़ा लगाव हो जाता है। और वो प्यार जिस दिन मरा है तो उस दिन मैं बहुत रोया हूँ, और मैंने फिर उसको कपड़ा भी डाला है। और ये इस तरह, मतलब इस तरह के भाव थे। और मैं कई 2-4 दिन तक तो खाना नहीं खा पाया, इतना ज़्यादा उनके साथ लगाव हो जाता है। जैसे इस पात्र में आया था कि अपने जानवरों के प्रति वो कुछ बातों को सुन नहीं सकता, झगड़े पर उतारू हो जाता है, उन पशुओं का पक्ष लेता है ना। तो ये वास्तव में ये लगाव जानवरों के साथ हो जाता है, और बड़ी वफादारी से काम करते हैं जानवर। चलिए, आज इस ये जो कहानी थी बहुत ही रोचक, मेरे लिए तो बहुत कहानी रोचक थी, और मुझे वो सारे दृश्य याद आ गए। प्रेमचंद जी का बहुत आभार, हमारे सुंदर पाठ के लिए डॉक्टर निर्मल जी का आभार। चलिए, समय कम है, मैं किसी का नाम न लूँ, लेकिन आपकी जैसी इच्छा हो रही, या आपके बचपन के जुड़े हुए कुछ प्रसंग हों पशुओं से लेकर के, विशेषकर बैलों को लेकर के, तो ज़रूर साझा करें। सबका अभिनंदन है, और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, बारी बारी से अपनी बात रखेंगे। स्वागत और शुरुआत डॉक्टर भगवती दीदी से। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको प्रणाम करते हुए मैं ये कहूंगी कि बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत एक आदर्श प्रस्तुत करता है हर एक पात्र अपने आप में। तो आजादी की तरफ ले जाती है ये कहानी हमको कि हीरा और मोती वो क्रांतिकारी हैं, वो दोनों ही क्रांतिकारी हैं अपने अपने ढंग से। वो परतंत्र भारत जिस समय था, तो जितनी जिसके अंदर सामर्थ्य थी, वो गधा न बन करके वो बैल हैं, अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हैं, बुद्धि का भी उपयोग करते हैं, और उनको मेहनत पूरी करने की, जैसे हमारी भारतीयों की स्थिति थी कि परिश्रम पूरा करते थे, मेहनत पूरी करते थे, लेकिन भरपेट भोजन के लिए तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। ऐसी उनको काले पानी की सजा दे दी जाती थी, पानी दूर से दिखाया जाता था, उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। सिर्फ इतना भोजन और इतना पानी उन्हें दिया जाता था कि वो जीवित रह सके, और वो जो अंग्रेजों की प्रताड़ना है उसको झेल सके, उसको सह सके। तो ऐसा ऐसा हाल उनका था अंग्रेजों का और हमारे भारतवासियों का। ऐसे में अगर हीरा और मोती हरा घास बहुत पसंद आता है, हरी मटर उन्हें नहीं पता, वो जानवर हैं, उन्हें नहीं पता कि मटर का क्या अस्तित्व होता है। वो घास समझकर उस खेत को चरने के लिए चले जाते हैं, उनको काजी हौस में बंद कर दिया जाता है। तो काजी हौस एक पशुओं की जेल होती है जहां उनको बंद किया जाता है। और वहां भी जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, आजादी के क्रांतिकारी थे, आजादी के दीवाने थे, उनको अगर जेल में भी अंग्रेजों ने कारावास भी दिया, कठोर से कठोर कारावास दिया, चाहे वो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र हो, दिनकर हो, जो भी हमारे, चाहे वो साहित्यकार हो या फिर हमारे वो आजादी के दीवाने हमारे सैनिक रहे हो, उन्होंने वहां भी अपना कार्य पूरा किया। ये नहीं कि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। तो हीरा और मोती ने गया की गुलामी, गया के यहाँ उसने खाना नहीं खाया, उन्होंने खाना नहीं खाया, क्योंकि उन्हें लगा कि
हमारा स्वामी तो झूरी काछी है और हम अपने स्वामी जैसे हमारा स्वामी हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष है, हमारा स्वामी हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष हमारा स्वामी है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए, उसके पास रहने के लिए क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हीरा और मोती संघर्ष कर रहे हैं अपने देश में रहने के लिए, अपने स्वामी के पास रहने के लिए, अपने असली जिससे उन्हें अंदर से दिल से लगाव है, दिल से प्यार है, जैसे हमें अपने देश से दिल से प्यार है। तो अंग्रेज थे वो लालच देते थे और हमारे जो जमींदार उस समय वो लोग अंग्रेजों की तरफ झुक गए थे क्योंकि उन्हें जागीरदार बना दिया करते थे, छोटी छोटी जागीरें उन्हें दे दिया करते थे। तो ये स्थिति थी। बड़ी कहानी तो बहुत बड़ा अर्थ अपने आप में समेटे हुए है। उस समय की आजादी की कहानी कहती है मित्रता की। इससे बड़ी बात क्या होगी कि दोनों का ये प्रयास रहता कि ज्यादा बोझ मेरे कंधे पर हो, इसके कंधे पर कम बोझ हो, मेरे कंधे पर ज्यादा हो। तो आज की मित्रता कितनी स्वार्थी हो गई है, स्वार्थ मित्रता पर हावी हो गया है। तो असली मित्र क्या होता है, असली मालिक क्या होता है, और नारी का एक बचपन से ही एक नारी का भाव उसके अंदर कितना दया भाव रहता है। वो छोटी बच्ची आती है, वो रोटी खिला जाती है तो आत्मा को जैसे भोजन मिल गया हो, पेट तो क्या भरता लेकिन आत्मा का भोजन। बहुत बड़ी बात उन्होंने इसमें कही है कि आत्मा को भोजन मिल गया, उन 2 रोटियों से उनका पेट तो क्या भरता। लेकिन बहुत अच्छा लगा और वो सोच रहे हैं कि आज इसको अब मार पड़ेगी, कैसे पड़ेगी इसको मार, क्योंकि सौतेली माँ है वो मारेगी जैसी उसे पता चलेगा कि 2 रोटी उसने इन्हें दे दी है। तो क्योंकि गया तो बहुत प्यार नहीं करता है उनको, उसकी पत्नी। ये सब कहानी में मतलब एक एक पंक्ति, एक एक पात्र अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा है। तो ये कहानी अद्भुत कहानी है। प्रेमचंद का तो साहित्य ही अमर साहित्य है, वो अद्भुत साहित्य है। तो हम जिस भी कहानी को लेते हैं उस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर जैसे अभी हमारे इस पटल के जो हमारे ये पटल है, इसके सूत्रधार, इसके संयोजक, इसके जो संचालक हैं आदरणीय मोहन जोशी जी ने अपनी बचपन की बात कही। तो हमारा बचपन सभी का, हम भारतीयों का, क्योंकि हम भारत देश अब शहरों का देश बना है, भारत तो गांवों का ही देश रहा है ना। तो सब ग्रामीण है यहाँ, कोई भी शहरी नहीं है, हर व्यक्ति ग्रामीण है। शहरों में जरूर बस रहा है लेकिन हर व्यक्ति ग्रामीण है। और गांव की कहानी उसके दिल में घर करके बसी हुई है। शहरों में उसमें दिखावा सब कुछ, ये सब चीजें यद्यपि आ गई हैं लेकिन अपने अंदर जो उसके दिल में बसा हुआ गांव है। और गांव के जो पशु पक्षी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे ये सब हैं, उनको वो अंदर से वो एक कोने में बसे हुए हैं, उनको वो याद करता है तो उसे बड़ा संतुष्टि मिलती है, उसे आत्म संतोष होता है। तो ये हमें कहानी ले जाती है, हमारे बचपन की ओर ले जाती है। और आज के संदर्भ में बहुत, क्योंकि गद्दार हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। हमारे देश का किस प्रकार हीरा मोती जैसे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजादी दिलाई। उन्होंने काजी हाउस में जाकर भी कहा कि इस दीवार को तोड़ देते हैं, 2-4 जानवरों की, 2-4 प्राणियों की जान तो बचेगी कम से कम, ये तो मार देंगे इस तरह से। तो वहां भी उन्होंने संघर्ष किया आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, वहां भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो हम दूसरों के लिए कितना जी रहे हैं, हमारे सामने त्रासदी, प्राकृतिक ये सब कुछ, कितना भूस्खलन, कितना कुछ हमारे सामने हम देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी संततियों के लिए, हम क्या कर रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये समझ में सिर्फ अपने तक सीमित रह गए हैं। तो ये सोचने का विषय है। प्रेमचंद जी बहुत बढ़िया ये विषय रखा गया है प्रेमचंद जी पर आधारित। तो बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सबको, धन्यवाद। लग रहा है कि रात भर बैठे रहे और एक दूसरे की समीक्षा सुनते रहे। इसमें सभी पहलू लगभग आप लोगों ने व्यक्त कर दिए हैं। संस्कृत की एक सूक्ति याद आ रही है, छिंदंती सरला वृक्षा कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वदा। तो ये कहानी भी इसमें आ रही है कि जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं, स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। और आजादी की लड़ाई लड़ना ही इसका जो है कहानी का मुख्य वो रहा है, लक्ष्य मुझे लगता है। और साथ में जो मानवीय पहलू हैं और हमारे भारतीयों की आत्मा भी इसके अंदर है कि हम भारतीय अगर आजादी की लड़ाई भी लड़ते हैं तो उसमें अपने स्वाभिमान का, अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने बता दिया है। और जो चीज मैं कहना चाह रहा था वो भगवती दीदी ने बता दी कि
उस समय के आजादी वालों में ये भी एक बात थी कि भले हम मर जाएं लेकिन कुछ लोग मुक्त रहेंगे तो वो आगे देश चलाएंगे। तो जो बाड़े को तोड़ा गया उसमें यही संदेश छिपा हुआ है कि कुछ लोग तो आजाद हों और जो रह जाएंगे वो आगे को कुछ काम करेंगे। तो धन्यवाद, बहुत सुंदर वाचन, बहुत सुंदर समीक्षा और बहुत सुंदर पटल। धन्यवाद सबको। डॉक्टर कालाकोटी सर शायद कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक बंद। निर्मल जी ने बहुत सुंदर वाचन किया है। पटल में सबको प्रणाम। भगवती बहन ने बहुत सुंदर समीक्षा की और तिलक राज जी तो है ही हैं, हमारे गुरु हैं। तो मैं तो आप लोगों का अभी लोअर केजी में ही एडमिशन लिया है हिंदी में लेकिन मैं इसमें जो रिश्ते हैं केवल खून और जुबान के नहीं है, भावनात्मक आत्मा से जुड़े हैं। जैसे वो लड़की 2 रोटी खिलाने वाली बालिका, उसका आत्मा से जुड़ा है, झुरी का है, और हीरा और मोती का एक दूसरे के प्रति आत्मा से जुड़ा हुआ है। और ये दोनों बैल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि इनमें चेतना भी है और भावनाएं भी है और निर्णय लेने की क्षमता है। ये लीडर भी है। देखिए ये बहुत बढ़िया इसमें कहानी है। दूसरा जोशी जी ने बताया वो बैलों की कहा अपने गाँव की। हमारे भी 2 बैल थे तो हम उनको महीने में एक बार 1 किलो अलसी, ये कौन सी होती है वो कासे की तौले में पकाते थे रात भर, सुबह गाढ़ा हो गया तो वो खिलाते थे। हम लोगों ने कभी नहीं खाया, बैलों को खिलाते थे। आज बोल रहे उसे ओमेगा 3 ओमेगा से क्या क्या बता रहे हैं, ये देखिए हम खिलाते थे, रात भर उबाल के सुबह खिलाते थे। दूसरा एक बम्बू का कलम कट किया जाता है जिसमें कम से कम 1-1.5 किलो पानी आ जाए। कल उसको बोलते थेउआ, पहाड़ी में थेउआ बोलते थे उसको। उसके अंदर 1 पाव घी और 1 अंडा तोड़ के डाला जाता था, फिर बैल को पकड़ के उसे गले में डालते थे जब जुताई का टाइम आता कि उसको ताकत आए। इस प्रकार का भी हमने मतलब बैलों की सेवा की है। तो बैलों में भी बहुत संवेदना है, बड़ा अपनापन रहता है उनमें, बहुत प्यार करते हैं। कुल मिला के अब ये तो मुंशी जी की कहानी तो मानव के लिए, समाज के लिए दर्पण है ही है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। बाकी आप लोगों ने काफी कहा। और जानवर के प्रति हम लोगों को भी थोड़ा करुणा दया होना जरूरी है और हर जीव को सम्मान न्याय चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। बस धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कालाकोटी जी, दीदी भगवती दीदी। और मुझे लग रहा है कि शोभा दीदी का भी मन है कुछ अगर कहने के लिए। तो सभी से आग्रह, अगर वो अपने बचपन की याद कुछ अगर साझा करें पशुओं को लेकर के तो ज़्यादा रोचकता आएगी। तो हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, उनका भी आशीर्वाद मिल जाता तो अच्छा हो जाता है इस मौके पर। और हमारे दिनेश सर हैं और अखिलानंद सर हैं, हमारे हसमुख जी हैं, बहुत आभार है, स्वागत, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। अगर कुछ आपकी अभिव्यक्ति है तो स्वागत है। इस कथा ने हमें बचपन की याद दिलाई। जो बात आप कह रहे हैं तो हमारे साथ भी लागू होती है। हम भी बैलों को लेके जाते थे। हमारा एक बहड़ा था, बिनुआ खैर 2 थे। तो खैर के पीठ में बैठ के मैं वहां तक जाता था, बंचर तक, गोचर तक। उसकी पीठ में बैठ जाता था और हिलता अपने खड़ा हो जाता था मुझे बैठाने के लिए। तब शाम को मैंने उसको आवाज दी आने के लिए तो दोनों आते थे भाग भाग करके और मेरे आगे खड़ा होता कि मेरी पीठ में बैठ कर। इतना प्यार उनको होता है इंसान से। ये हमें आंसू आते हैं जब भी वास्तव को हमारे पिताजी ने भेज दिया, उनको बहुत दुख हुआ हमें उनके भेजने पर। यही मैं आप मुझे याद मिली, बचपन याद आया तो एक मेरा मनोरंजन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पटल पर उपस्थित सब विद्वानों को प्रणाम। और ये आज 2 बैलों की जोड़ी की जो कहानी सुनी प्रेमचंद जी की, ये मुझे सब चीज आप लोगों ने तो बढ़िया बोला और सब चीज समझ में आ गया। ये पूरी इस कहानी पर एक और कहानी बन सकती है, इसके मानवीय गुणों पर। एक या कितनी बन सकती है कि इसके मानवीय गुणों पर, दोस्त मित्रता पर, आपसी एकता पर। उनकी एकता देखिए, जब उनको मारा जा रहा था तो एक के तरफ साठ जा रहा था तो दूसरा उसको सिंग लगा के उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब चीजें हैं। बाकी सबने, भगवती दीदी ने, जोशी दाजू ने, आपने, कालाकोटी दाजू ने, सबने बोली दिया है। और बहुत भले शिक्षाप्रद और अपने में एक अद्वितीय
कहानी। तो बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने को, कहने को, लिखने को, बोलने को, पर वही है, समय की बाध्यता भी है, अभी समय भी हो चुका है। और धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दीदी। चलिए, आज की यह कहानी बहुत ही रोचक रही और यह कथा अपनी सादगी और गहरे संदेशों के कारण बहुत ही प्रभावशाली है। यह हमें स्वतंत्रता, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय के मूल्यों की याद दिलाती है। आधुनिक समाज में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पशुओं के माध्यम से मानव समाज की कमियों को उजागर करके प्रेमचंद जी ने यह एक कालजयी रचना इस समाज को दी है, जो हर युग में प्रासंगिक बनी रहेगी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वास्तव में अपने समाज को अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील बना पाए हैं? आइए, इस कथा के क्रम में हमने आज 7वीं कहानी पूरी की है, जिसमें क्रमशः अगर मैं नाम लूँ तो ठाकुर का कुआं, कफन, ईदगाह, पूछ की रात, मंत्र, बूढ़ी काकी और 2 बैलों की कथा। इन 7 कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और प्रेमचंद जी के इस लेखनी का थोड़ा बहुत हम एक अंश मात्र भी अगर आत्मसात कर पाए हों तो ये कार्यक्रम की उपादेयता होगी, सफलता होगी। आप सब ने बहुत ही रोचक तरीके से अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत किया और अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कथा साहित्य का यह क्रम अगली बार आपके आदेशानुसार, आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहेगा। और मेरा यह भी निवेदन होगा कि जो कृतिकार हैं वो ज़रूर कथा साहित्य में भी नए नए प्रयोग करें। और हम आने वाले इस क्रम में हमारे उत्तराखंड के जो कथाकार हैं उनकी रचनाओं का पाठ यहाँ पर करेंगे। आप लोगों के पास जो भी ऐसी सामग्री हो उससे अवगत कराएं और साप्ताहिक रूप से कथा का क्रम भी यह अगर जारी किया जाए, आप सबका अगर अनुमति होती है तो एक सप्ताह कथा। आदरणीय खिलानंद जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। खिलानंद जी का माइक ऑन ही है। चलिए, तो कथा साहित्य पर आप लोगों का जी महोदय प्रणाम है, स्वागत है। आज के जमाने में संवेदनशील आप जैसे हम जो भी होंगे वो अल्पमत में है और क्रूर स्वभाव के ज्यादा लोग हैं, वो बहुमत में है और बहुमत की सरकारें हैं। आज वही चल रहा है। नहीं, ये तो वाचन जिसका होना चाहिए। संवेदनशील व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत ही है, लेकिन जो क्रूर व्यक्ति है वो बदलते नहीं है। आज ही देखिए, वर्तमान में मैं एक विषय से हट करके बात कर रहा हूँ। चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव क्या हो रही, हम संवेदना हमारे मन को हो रही खाली रुपया दे करके और दारू वगैरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या हम संवेदनशील हैं तो हम पे चिल्लाते हैं? लेकिन जो सत्ता में बहुमत में बैठे हैं वो इसके सहमत, उससे सहमत है और उनके लिए ये है। वो बदलते नहीं, वो कभी बदलते नहीं। और हमारी संवेदना हमें कूट हमारे दिल को जो है स्वयं को भोजित कर देती है, दुखी कर देती है। क्या हम संवेदन करें? हमारी तो कहीं टक्कर लगती नहीं। बहुमत का जमाना है, क्रूर व्यक्ति बैठे हैं, अपराधी टाइप के हैं और ये कहो मैं कि डकैत टाइप के हैं। ये प्रचार प्रसार कर दिया कि आज चुनाव जो है हम जो सच्चे ढंग से सही व्यक्ति को चुनाव नहीं पा रहे। इतनी बौछार हो रही पैसे की, दारू की, जो मैं अपने आपने सामने देख रहा हूँ तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन क्या करें, मजबूर है जमाने से और इस बहुमत की सरकारों। आप जैसे बड़े बड़े जानकार विद्वान आपके पटल पर है, समीक्षा करते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन जो संवेदना करते हैं उनकी संवेदना जो है उन्हीं को जो घटा रही है, यानी दुखी कर रही है। लेकिन जो असरदार व्यक्ति कहेंगे मन को, जो सत्ता में बैठे, उन पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। नहीं, जी आपका बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा ही इसका एक हथियार है। अगर सामाजिक चेतना को लाया जाए
और आदमी की हाँ आत्मसम्मान को जागृत किया जाए और समाज के हित में उसके निर्णय अगर वास्तविक रूप से ईमानदारी के होते हैं तो फिर ये चीज़ें पीछे हो जाएंगी, वैसा मैं सोचता हूँ। आपका बहुत नहीं है, वो तो जी, जरूरत आपका तो आज इसी की है, हाँ, लेकिन जरूरत इसकी है। इन शक्तियों से हारना नहीं है। यह एक विचार बहुत बड़े वाद विवाद को जन्म दे सकता है। इस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। आदरणीय, बहुत आभार, आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिलता रहा है। बहुत आभार और धन्यवाद। और आपका ये चिंतन धन्यवाद लाजमी आप है। सभी को, चुनाव के बुद्धिजीवियों को संदर्भ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कि आभार। आप ऐसे ही समाज के सुधार के कार्य में अपनी जो है सहयोग देते रहे और अपनी व्यथा को व्यक्त करते रहे, तो बहुत ही आनंद आता है। धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। और इन विषयों को भी कथा साहित्य में आना चाहिए, जो अभी विचार यहाँ पर आदरणीय खिलानंद जी ने दिया। इस सामाजिक जागृति को देने के लिए यह कथा साहित्य बहुत मददगार हो सकता है। चलिए आगे मैं अपनी बात इस रूप में रखता हूँ कि अगले मैं यह निवेदन कर रहा था कि कथा साहित्य पर भी एक सप्ताह का कार्यक्रम अगर हो और उसमें हमारे शिवानी जैसे हैं, शैलेश मटियानी जैसे कथाकार हैं, यहाँ पर हमारे वैष्णव जी हैं, अशोक वैष्णव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए बहुत सारे कथाकार हैं जिनका साहित्य प्रकाशित है। और उनके इस साहित्य को साप्ताहिक रूप से हम आयोजन करके इसको बाहर ला सकते हैं और लोगों तक जा सकता है। ये बड़ी अच्छी समीक्षा के साथ, टिप्पणियों के साथ, नए विचारों के साथ, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के, तो ऐसे विचार अगर हम लोग अगर इसमें कुछ ऐसी योजना बना पाएँ तो ये कथा साहित्य पर भी एक सप्ताह का कार्यक्रम हो सकता है। आज यह साप्ताहिक रूप से यह जो आयोजन है यह समापन की ओर जा रहा है कथा साहित्य का। तो इसकी सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमने सोचा नहीं था कि यह कार्यक्रम इतना बढ़िया चलेगा और इतने बढ़िया तरीके से इसका वाचन हो जाएगा। और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में, जिसमें समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार, भगवती दीदी का बहुत आभार, और इसमें वाचन के लिए भी सहयोग रहा जिसमें हमारे डॉक्टर मनीषा पांडे जी ने इसका वाचन किया था, सुनीता ध्यानी जी ने वाचन किया। हमारी भगवती दीदी का बहुत आभार, स्वागत है। आज हमारे डॉक्टर निर्मल जी ने बहुत सुंदर वाचन किया। डॉक्टर रितु शर्मा ने नीदरलैंड से कल वाचन किया था इस पटल पर। तो इतने सारे लोग जुड़े और समीक्षा में जुड़े, प्रतिक्रिया में जुड़े, तो एक नई चीज़ कुछ निकल करके आई। तो बहुत आभार और धन्यवाद करते हो, क्योंकि समय अधिक हो गया है तो सबसे क्षमा चाहता हूँ। और आगे एक हसमुख जी के चुटकुले के साथ इस साप्ताहिक कार्यक्रम का हम उद्यापन करना चाहते हैं। उनका अभिनंदन और उनको प्रणाम करते हुए मैं उनके चुटकुले के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। दाजू दीदी को प्रणाम करता हूँ, खिलान जी को प्रणाम करता हूँ, गोपालदा को प्रणाम करता हूँ और बाकी सबको मैं अपने अनुज जो है उनको दीर्घायु कहता हूँ, मेरी अपनी बहनों को सौभाग्यवती कहता हूँ। तो एक चुटकुला छोटा सा, आज कल तक तो कुछ कहानी ऐसी थी कि बहुत दुख हो रहा था, शोक हो रहा था, उनमें बहुत हमें एक कहना चाहिए बहुत ही दुख प्रकट हो रहा था। तो अच्छा किया उसमें हमने ये चुटकुलों का वाचन नहीं किया कि हंसने को मन नहीं करता ऐसे में। वो एक बार क्या हुआ कि पत्नी और पत्नी की जो चालाकी है, समझदारी है, और पति किस तरह से अपनी पत्नी को छेड़ने के लिए कैसी बातें करता है, तो घरवाल कोण लागो, चरदा कोण लागो, देही में एक क्षण देखो, एक सुंदर महिला मेरे देखे बैठ भी रेस्टोरेंट में मेरे देखे बैठ रही और अपने हाथ में कॉफी पियोण जी। तो शैनिल को अच्छा वो अकेला रहा होडल, बिल्कुल वो अकेला रहा होडल, बिल्कुल तू कैसी पत्ते, बिल्कुल एक मैच यार सुना में करो जी। ये चातुर्य है महिला का, एक मैच यार सुना में करो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अचमुख जी, सुंदर चुटकुले के साथ समापन की ओर इस पटल को ले जाने के लिए। और बहुत धन्यवाद शोभा दीदी का आशीर्वाद देने के लिए, अचमुख जी का आभार, और खिलानंद जी को बहुत प्रणाम, आभार और आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का।
विशेष आभार हमारे समीक्षा डॉक्टर तिलकराज जी, चंपा दीदी का, दीदी भगवती दीदी का बहुत आभार, दिनेश पांडे जी का बहुत आभार, इस पटल पर जुड़े रहे। शायद दिनेश भट्ट जी हैं या पांडे जी, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और जितने भी लोग इस पूरे साप्ताहिक कार्यक्रम में जुड़े, पांडे जी हैं, प्रणाम आदरणीय दिनेश पांडे जी को, अल्मोड़ा से जुड़े हैं। तो हमारे इस पटल पर जितने भी लोग जुड़े थे, डॉक्टर दीप चौधरी जी थे, दिनेश भट्ट जी थे, प्रेमा भट्ट जी थी, और डॉक्टर रितु शर्मा जी थी, दिनेश सुनीता ध्यानी जी थी, और सारे लोग जितने भी जुड़े सबका आभार व्यक्त करते हुए, कल को हम संगीत का कार्यक्रम होगा। सप्ताह के अंत का एक कार्यक्रम संगीतमय होता है। संगीतमय कार्यक्रम में भी आप सबकी अपेक्षा रहेगी हमारी कि वो आप सब लोग आशीर्वाद देंगे और उस कार्यक्रम को भी सुंदर बनाएंगे। तो सबको प्रणाम करता हूँ। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कल हम संगीत के कार्यक्रम में होंगे। सबको आभार, प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय शुभ रात्रि। जय हिंद।